बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। एक और लेक्चर के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 16 और ये हमारा जो लेक्चर ये है मसाइल के हल के लिए मुनासिब लाहे अमल। अब ये टॉपिक हमारे ये दूसरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इससे पहले हमने कायद-ए-आज़म का जो किरदार था इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से वो देखा। इब्तदाई मुश्किलात, क्योंकि ये टॉपिक था, ये पूरे चैप्टर इसी हवाले से था। इब्तदा में हमने वो चीज़ें देखी कि जो पाकिस्तान बनने के साथ ही पाकिस्तान को पेश आई। उसमें आपको पता है कि उसमें पानी का तनाज़ा हो गया, एक हदबंदियाँ गलत की गई, इंतज़ामी मसाइल, महाजरीन को आबाद करना एक बहुत बड़ा मसला था, फ़ौजी असासों की तकसीम और वैसे असासों की तकसीम, रियासतों का तनाज़ा बहुत बड़ा था। इसके बाद हमने आगे देखा कि कायद-ए-आज़म ने इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए क्या किरदार अदा किया। हमने वहाँ पर देखा कि एक कामयाब लीडर ने सबसे पहले जो चीज़ें हम देखते हैं पाकिस्तान के लिए बनने के बाद, महाजरीन की आबादकारी बहुत बड़ा मसला था। 1.25 करोड़ से ज़्यादा जो लोग थे मुसलमान, वो जो काफ़िले थे वो पाकिस्तान पहुँचे। उनको पाकिस्तान में बसाना, उनके लिए घर, उनके लिए खाना पीना, उनकी अद्वियात का ख्याल रखना, ये कुछ छोटा मामला नहीं था। कायद-ए-आज़म ने कराची से लाहौर को अपना हेडक्वार्टर बनाया। कायद-ए-आज़म रिलीफ फ़ंड बराए महाजरीन जो कायम किया गया, साहिब सरबत अफराद को दावत दी गई कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि इन महाजरीन को आबाद किया जा सके। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उन्होंने ये इरशाद किया कि ये महाजरीन, इनको मसाइल इसलिए पेश हैं कि वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं और इनके लिए वो गलती का सबब बन रहे हैं। तो हमने इन महाजरीन का आगे बढ़कर साथ देना और लोगों के साथ, यानी कि अवाम ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी साथ में दी इन महाजरीन को एडजस्ट करने में। और जो मतरूका जायदादें थी हिंदू सिख यहाँ से छोड़ कर चले गए थे, वो इन महाजरीन को अलॉट की गई। इंतज़ामी मसाइल देखा कायद-ए-आज़म ने कैसा किरदार अदा किया। उसके बाद हमने खारजा पॉलिसी के महाज पर जैसे कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ 1 साल के अरसे में किया जा सकता था वो देखा। आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये है मसाइल के हल के लिए मुनासिब लाहे अमल क्या होना चाहिए। मसाइल दुनिया में एक इनफरादी सतह से लेकर इज्तमाई मामलात तक हर ही शक्ल में कहीं ना कहीं मिलते हैं। मसाइल तो मौजूद रहते हैं और उनका हल भी मौजूद रहता है, लेकिन मसाइल को हल करने के लिए कौन सा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। हम आज के ये जो टॉपिक है इसको बुनियाद बनाएंगे कायद-ए-आज़म के रवैये के साथ कि कायद-ए-आज़म ने इन मामलात को डील करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया। सबसे पहले हम इसके बढ़ते हैं तारुफ़ की तरफ। एक जो मुमलिकत होती है वो आज़ाद और मुख्तार एक मुमलिकत, उसको अंदरूनी सतह पर यानी कि दाखिली और बैरूनी सतह पर ख़ारजी मुख्तलिफ़ महाज़ों पर मसाइल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। अगर आप उस मईशत को अंदरूनी हवाले से देखें तो उस मुल्क के अंदर या जो रियासत जो भी है इलाका, उसके अंदर के मसाइल, उसकी मुख्तलिफ़ नौइयत हो सकती है। और फिर जो उस इलाके से बाहर उसके जो मामलात हैं उनमें भी उसको मुख्तलिफ़ मामलात परेशान कुन होते हैं। अब बात यह है कि इन मामलात का हल जो है वो वक्त गुज़र गया जब जंगें हुआ करती थी, फसादात हुआ करते थे, ज़ोर की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर अपने फ़ैसले थोप दिए जाते थे। यानी कि अवाम साथ ना भी हो, एक बादशाहत का निज़ाम होता था, सल्तनत हुआ करती थी, तो सुल्तान का फ़ैसला चाहे उसमें अवाम की राय की हैसियत नहीं होती थी, वो वक्त यही थे कि उसमें एक फ़ैसला हुआ और उसके बाद जंगें शुरू हो गई। और जंग की बुनियादें बिल्कुल एक आम सी बात पर भी हो सकती। शायद एक बंदा ये किसी वजह से कत्ल हुआ गया, शायद वो उसी कबीले का बंदा है, अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कत्ल किस वजह से हुआ है, बस ये है कि इस कबीले का बंदा कत्ल हो गया, ऐसे इलाके का कत्ल हो गया, तो अब उस इलाके वाले की खैर नहीं है। यहाँ तक बातें चलती आईं, लेकिन दुनिया जैसे कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ हवालों से उसने मंजिलें तय की, जिद्दत की, यानी कि
वो पुराने नज़रियात से नए नज़रियात की जानिब जैसे जैसे लोग बढ़ना शुरू हुए, गारों से निकले, उसके बाद दरियाफ्तें शुरू हुई और उसके बाद आज दुनिया एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मकाम पर खड़ी और आने वाला वक्त शायद इससे भी तब्दीली की तरफ ले जाएगा। तो जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी और लोगों का जो जिद्दत का पहलू है उसको सामने रखते हैं, चीज़ों के खाने पीने, उनके उठने बैठने, बाकी भी इसके हवाले से उनके नज़रियात में भी बड़ी तब्दीली आई। यानी कि बताने का मकसद है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि लोगों ने अपने रहन सहन और आने जाने के हवाले से नई चीज़ों की दरियाफ़्त की, वहीं पर उनकी सोचों का भी अमल जो है वो एक और तरफ निकल गया। यानी कि अब वो वक्त नहीं रहा जब फ़ैसले जो हैं वो जंगों से किए जाते हैं। अब वो वक्त है कि मुज़ाकरात और मिल बैठकर जमहूरी अमल के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाता है, लोगों की राय का ख्याल किया जाता है और इस दुनिया में रहने वाले बाकी मुल्कों के लिए भी अब इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि वो वक्त नहीं था कि एक इलाका दूसरे पर हमला कर दे, बस 2 इलाकों को नुकसान होगा। अब ये नए माशरा है, यहाँ पर नए दुनिया के लोग जो हैं एक रियासतें बन गई हैं, वहाँ पर छोटे इलाके नहीं रहे, बहुत से इलाकों का एक मुल्क बन गया। उन मुल्कों के मफादात हैं, नई टेक्नोलॉजी है, कुछ हल्की फुल्की ख़राबी की वजह से हो सकता है बहुत बड़ा इलाका मुतासिर हो। दुनिया ने ये मिसालें जंग अज़ीम अव्वल में देखी, ये मिसालें जंग अज़ीम दोम में देखी। हिरोशिमा और नागासाकी कैसे भूला जा सकता है, जहाँ पर अमेरिका ने उस एक जजीरे का कहा कि अगर हम जापान की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं और वहाँ पर उसको फ़तह करने की या उस जजीरे पे कब्ज़ा और फिर जापान को हेज करने की कोशिश करते हैं, करीब 2.5 लाख अमेरिकी फ़ौजी इसमें ख़त्म हो सकता है। तो इसे बचने के लिए और इसका उन्होंने हाल ये निकाला कि जापान को उसके कदमों पर पीछे हटाने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फायर कर दिया गया। वो कितनी तादाद में हलाकतें हुई जिसका कोई अंदाज़ा नहीं था, बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन जापान पीछे हट गया। लेकिन उसके बाद आलमी दुनिया ने एक फ़ैसला लिया, अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आई कि मसाइल जिन मुल्कों को जिनके साथ हैं उनको कोई तरीक़ाकार बनाया जाए जिसके तहत वो आपस में इन जंगो जदल से दूर रहें। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा ख़ुद इंसानी नज़रिए को फ़रोग़ दे रहा है कि वो जंग नहीं, मुज़ाकरात, मिल बैठ कर किसी एक जगह पर कोई बात कर लेनी चाहिए। यही आज के दौर का तकाज़ा है। अब जैसे हमारा ये टॉपिक है मसाइल के हल के लिए मुनासिब लाहे अमल, अब हम इसमें देखते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान हासिल किया तो कायद-ए-आज़म की जो लीडरशिप है उसमें हम सबसे पहली बात देखते हैं वो है कायदाना सलाहियत। हम अगर दुनिया में कुछ कौमों का ज़िक्र हम जिनको देखते हैं कि वो कौमें कामयाब हुई और उनका कोई लीडर भी हम देखते हैं, कायदाना सलाहियत उसमें नहायत अहम नज़र आती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनको हम ख़ुद कायद का लक़ब साथ में देते हैं, तो ये ख़ुद इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान हासिल करने में कायद-ए-आज़म जैसे लीडर का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। वो मुखलिस थे, ईमानदार और सच्चे लीडर थे। कौम जो मुसलमान कौम है उसके साथ मुकम्मल उनका लगाव था और उन्होंने ठान लिया था कि कोई तरीका करना है जिसकी वजह से मुसलमानों को एक अलग वतन हासिल हो। अब उनकी कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ जहाँ पर आलमी दुनिया करती है, नसाबों में दर्ज है, हम ख़ुद पढ़ के सुनाते हैं। 1913 से लेकर 1947 तक का अरसा जो कायद-ए-आज़म का सियासत का एक अरसा कहलाया जाता है, जो अमली सियासत का आगाज़ हुआ, क्या वो ढका छुपा है? बिल्कुल भी नहीं। हम 1913 में जब मुस्लिम लीग में वो सैयद वज़ीर हसन और मौलाना मोहम्मद अली जोहर के कहने पर उसमें नुमाइंदगी हासिल करते हैं, मुस्लिम लीग के रुकन बन जाते हैं, शमूलियत इख्तियार करते हैं। लखनऊ पैक्ट के हिंदू मान गए कि मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का हक़ इनको भी होना चाहिए, मज़हब के नाम पर मुसलमानों की नशस्तें भी होनी चाहिए इलेक्शन में। छोटी बात नहीं थी। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड इस्लाहात 1919 की अक़लियतों के लिए, यानी कि बरतानवी हुकूमत अब ज़रा कवानीन पर गौर करे
कि जो बर सगीर के लिए जो कवानीन है इनको ज़रा बेहतर बनाया जाए। फिर रिफॉर्म्स आ गए, वो भी कायद आज़म की बहुत बड़ी एक कामयाबी थी। गोखले जो कांग्रेस के लीडर था उसके साथ मिल के तजावीज़ दिल्ली को देखें आप। उसके बाद मशहूर 14 नकात जो नेहरू रिपोर्ट के बरक्स पेश किए गए, उसके हाँ यानी कि जब उन्होंने पेश की नेहरू रिपोर्ट आ गई तो इत्तेहाद का ख़ात्मा नज़र आ गया कि मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। कायद आज़म भाप गए थे तजावीज़ दिल्ली में, वो पीछे हटे थे जुदागाना इंतखाबात के हक़ से। इंदिया दिया था कांग्रेस को कि हम मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चलेंगे। सियासी तवक्कुआत वाबस्ता थी। कायद आज़म ने जब देखा कि वो पूरी नहीं हुई, नेहरू रिपोर्ट में उस इत्तेहाद के बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मशहूर 14 नकात दिए और मुसलमानों को मंजिल का तयन किया कि इस समत में जाना है। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और मुसलमानों के जो तशख़्ख़ुस है उसको सामने रखा। ये गोल मेज़ असल में कोई गोल मेज़ नहीं हुआ करता था, ये असल में बरतानवी हुकूमत जिन इलाकों पर अपने नौआबादियात कायम करती थी, जिन इलाकों पर कब्ज़े करती थी, मातहत कर लेती थी, वहाँ पर जो बड़ी जमातें होती थी यानी कि फ़िरक़े के हवाले से हिंदू मुस्लिम हो गए बरसगीर में, तो उनके साथ जो मुज़ाकरात किए जाते थे और उनकी कुछ बातों को सुना जाता था, समझा जाता था, उस इलाके पर क्योंकि वो कंट्रोल रखते थे, तो उनके साथ बातचीत को गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें ही कहा जाता है कि जिन इलाकों पर नौआबादियात कायम करके और उनके साथ फिर गुफ्तगू नीत करनी। ख़ास तौर पर बरसगीर के हवाले से देखें, हिंदू मुसलमानों को वहाँ पर इन्वाइट किया गया, उनकी बातें सुनी गई, मुतालबात सुने गए। ऐसी कॉन्फ्रेंस को गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। फिर उसके बाद आप देखें कांग्रेसी वजारतें, वो एक ऐसा ये तोख गले में फंस गया था मुसलमानों के कि 11 में से 7 सूबों में कांग्रेस ने वजारतें कायम की और मुसलमानों को हर लिहाज से दबाने की कोशिश की कि उनकी ज़बान के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से हर लिहाज को उनको दबा दिया जाए। संगठन, शुद्धि और आर्य समाज जैसी तहरीकें तो वैसे ही वो चला रखे थे, तो उन्होंने पूरा एक तरीका बनाया कि हम किसी तरीके से मुसलमानों को बिल्कुल दबा दें। कायद आज़म का ये सियासी जो उन्होंने सियासत की, सियासी बसीरत का इस्तेमाल किया, कायदाना सलाहियत का इस्तेमाल किया कि बिलाखिर वो 1939 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कांग्रेसी वज़ारत। और कायद आज़म ने 22 दिसंबर 1939 के दिन यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया कि उस दिन खुशी का दिन मनाओ मुसलमानों कि आप लोगों की कांग्रेस वालों से जान बख्शी हो गई है। कायदाना सलाहियत की एक और मिसाल आप देखें कि 1940 में कह दिया गया कि पाकिस्तान चाहिए, अलग रियासतें होनी चाहिए मुसलमान। पाकिस्तान का वर्ड बाद में इसमें आया। पहले कहा गया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की हैसियत है उनको अलग आज़ाद मुस्लिम रियासतें बना दी जाएँ। इसके बाद क्या हुआ, 1944 गांधी जना मुज़ाकरात आप देखें, उसका वही अमल कि कायद आज़म ने कायदाना सलाहियत थी कि वो चालों में नहीं आए। शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी कायद आज़म की ज़मान, लेकिन 45-46 के इंतखाबात की कामयाबी, फिर काबीना मिशन प्लान हो जाए और फिर आखिरकार 3 जून का मनसूबा 1947 के मुताबिक पाकिस्तान बन गया। ये कायद आज़म की कायदाना सलाहियतों का नतीजा था। इसे हम ज़रा पीछे देखें तो 19वीं सदी में यानी कि जब 1857 की जंग आज़ादी हुई, उसमें भी आप अगर जायज़ा लें तो सर सैयद अहमद ख़ान जैसे लीडर को हम नहीं भूल सकते। मुसलमानों को इकट्ठा करना और उनके लिए एक रास्ता देना, 2 कौमी नज़रिया ख़ुद वो पेश कर चुके थे 1867 में जब उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ। ये वक्त हम देखें तो 19वीं सदी में कि निस्फ जो उसमें हम कह सकते हैं, उसमें सर सैयद अहमद ख़ान की मुसलमानों के लिए जो काविशें हैं वो एक भरपूर कायदाना कोशिशें थीं। मुसलमान बड़े खुश नसीब हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान और कायद आज़म जैसे लीडर उनको मिले, जिन्होंने एक ने तो जब हालात नहायत संगीन थे तो मुसलमानों को एक रास्ता दिखाया कि आपने कौन सा रास्ता इन हालात में चुनना है। सर सैयद अहमद ख़ान को हम उसमें नहीं भूल सकते। और फिर उनके जाने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस मंजिल तक मुसलमानों को ले गए। तो ये कायदाना उनकी सलाहियतें थी जो तदब्बर, सियासी बसीरत और वक्त के तकाज़ों के साथ चलती हुई तरीक़ेकार से कोई जंग, कोई फसादात ना किए, कोई ऐसी बड़ी तहरीकें नहीं चलाई, बहुत ही हिकमत से और भरपूर बसीरत से आगे बढ़े और पाकिस्तान का हसूल अमल में आया। इसके बाद हमारे पास अगली हेडिंग है मुज़ाकरात बहसो मुबाहिसा।
कायद-ए-आज़म मुज़ाकरात बहस व मुबाहिसा पर यकीन रखते थे। और कायद-ए-आज़म का ये रवैया था, क्योंकि वो ख़ुद वकील थे, बैरिस्टर थे, तो उन्होंने इस चीज़ को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। सियासी बसीरत भी थी और एक उनके पास जो कानून की डिग्री थी उसका उन्होंने इस्तेमाल बड़े तरीके से किया। पाकिस्तान का मुतालबा माने जाने तक कायद-ए-आज़म ने मुज़ाकरात बहस व मुबाहिसा के ज़रिए ही बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की। अगर आप इसमें जायज़ा लें तो इंतहाई सियासी तरीका और एक दलील के साथ अपनी बात को पेश करना कायद-ए-आज़म ने ऐसा किया कि बिल आखिर पाकिस्तान तक बन गया। इसमें फिर मैं दोहराऊँगा, कायद-ए-आज़म मुज़ाकरात पर यकीन रखते थे। आप सिर्फ 1940 से 47 तक का अर्सा देख लें। मैं ज़रा उसे दोबारा आप पर के ऊपर यहाँ करना चाहता हूँ कि कायद-ए-आज़म ने कैसे इस वक्त को इस्तेमाल किया। आप देखिए 1940 में करारदाद पेश होगी, ये इंतहाई एक अहम कदम था और बड़ा यानी कि बर वक्त कदम था। यहाँ पर गांधी सिविल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीकें चला रहा था, दबाव कुव्वत की सियासत कर रहा था, यानी कि बायकॉट कर दो, फसादात हो जाए, कुछ भी हो जाए तो ये यहाँ से निकल जाए। कायद-ए-आज़म ने करारदाद पाकिस्तान पेश की, करारदाद लाहौर जैसे करारदाद पाकिस्तान, बड़ा ही बेहतरीन काम किया। बताया कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, ये अलग अलग कौमें हैं, ये इनके हीरोज़, इनकी रज़मिया कहानियाँ सब कुछ अलग हैं, और ये अगर इकट्ठी रहेंगी एक इलाके में दो कौमें तो ये इंतहाई संगीन नताइज आएंगे। सिर्फ बड़े सगीर के लिए नहीं, आलमी बिरादरी इन नताइज को देखेगी। फिर उन्होंने कहा कि हम अगर कोई ये मुतालबा कर रहे हैं, ये कोई गैर तारीख़ी बात नहीं है। दुनिया में इससे पहले भी कौमों ने आज़ादी हासिल की। आयरलैंड बरतानिया से आज़ाद हुआ, चेकोस्लोवाकिया का वजूद, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब इन्हीं का नतीजा है। और हम अगर डिमांड कर रहे हैं कि इनको अलग कर दिया जाए, दो मुमलिकतें बन जाए, बरसगीर में मुसलमानों के लिए अलग रास्ते बन जाएं, तो ये कोई नया मुतालबा नहीं है। दुनिया में इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि बरसगीर एक इलाका है, खुशकी का ख़ित्ता है, ये किसी एक कौम की सरज़मीन नहीं है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं और सबके मफादात अलग हैं। तो बेहतर है कि मुसलमानों की जो वफादात हैं उनका ख्याल रखते हुए एक अलग मुमलिकत बना देनी चाहिए। ये तरीका इख्तियार किया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बहस व मुबाहिसा तकरार, क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन 1942 कहा गया कि यानी कि बरतानिया के मातहत होगा बर सगीर, ये अहम महकमे जो है ये हिंदुस्तानियों के सपोर्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कहा गया कि अगर यानी कि आइन बनाया जाएगा और उसकी तौसीक़ के लिए मुख्तलिफ़ सूबों के पास भेजा जाएगा, अगर कोई सूबा उसको मुस्तरद करता है तो अपनी अलग हैसियत कायम कर सकता है। पाकिस्तान नज़र आ रहा था। कायद-ए-आज़म ने पसंदीदगी का भी इज़हार किया, लेकिन मौक़िफ़ पर डटे रहे। ये बहस व मुबाहिसा तकरार ये यहीं पर थी। और बिलाखिर क्या किया गया कि कहा गया कि ठीक है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का वाज़ेह लफ्ज़ नहीं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। गांधी जी ना मुज़ाकरात हुई। अब वहीं पर बात आ गई, फिर मुज़ाकरात, बात शुरू हुई गांधी से, उसका मौक़िफ़ देखा गया और कहा गया कि इसको ज़रा रिकॉर्ड पे रखा जाए, ठीक है, इसको रिकॉर्ड पे रखा जाए कि ताकि आने वाले वक्त के लिए वो देख सकें कि दोनों कायदीन ने क्या क्या बातें की, मुज़ाकरात किए, बात पहुंचाई, उनकी बात सुनी, आगे बढ़े और उसको मुस्तरद कर दिया। शिमला कॉन्फ्रेंस में भी यही हुआ। 5 मुसलमानों की बात पर अटक गए कि फिर मुस्लिम लीग ये बात कह ही नहीं सकेगी कि मुसलमानों की नुमाइंदगी है, मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है। वहाँ पर भी बहस तकरार हुई, अपनी दलील के साथ बात की। 1945-46 के इंतखाबात के बाद जो एक काबीना मिशन आया, वहाँ पर जो गुफ्त शुनीद हुई, वहाँ पर बड़ी सियासी तदब्बर और आपस में जो बातें की, उसके बाद एक अमल तय किया गया कि हम इस काबीना मिशन को मानते हैं। देखे जाए तो कांग्रेस खुश थी, बाद में खुद ही नाला हो गई और बरतानिया को बद वादा खिलाफी की। खैर, अब ये बहस तकरार गुफ्तगू करते 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 बिल आखिर क्या हुआ, पाकिस्तान बन गया। तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान बनना
मुज़ाकरात बहस मुबाहिसे का नतीजा है, इसमें कोई जंगो जदल, फसादात, खून खराबा नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पास आखिरी हेडिंग आती है इत्तेहाद, यकीन, नज़्म व ज़ब्त। ये कायदे आज़म का नारा था, इत्तेहाद, यकीन, नज़्म व ज़ब्त। इत्तेहाद मिलजोल, इत्तफ़ाक़, यकीन अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन, उसकी मदद पर पुख्ता यकीन, और नज़्म व ज़ब्त यानी कि जो वक्त यानी कि जोश के उस पर होश से काम लेना, ये कायदे आज़म का नारा था। और अगर पाकिस्तान बनने की पूरी तारीख़ का जायज़ा लिया जाए, कायदे आज़म ने इस नारे को जहाँ पर ख़ुद पर इम्प्लीमेंट किया, नाफिज किया, वहीं पर इस कौम की तरबियत की, मुसलमान कौम की, कि फिर वो सियासी तालीमी हर सतह पर इस नारे को साथ लेकर चले। नौजवान तबका हो, सियासी कायदीन, मुलाजमीन जो भी हैं, और हमारे पास जो हमारे लीडरान थे उनकी इखलास, ये तमाम कायदे आज़म का वो नारा था जो रूह फूंक चुका था मुसलमानों में। सर सैयद के बाद कायदे आज़म ने इस कौम की तरबियत इस नारे के तहत की, इत्तेहाद, यकीन, नज़्म व ज़ब्त, और बिल आखिर पाकिस्तान बन गया। और आज भी हम कहते हैं कि इस नारे की भरपूर ज़रूरत है अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए। इत्तेहाद की ज़रूरत है, यकीन की ज़रूरत है, और नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ ही हमारा ये सबक भी ख़त्म होता है। तीसरा सबक इंशाल्लाह आगे शुरू हो रहा है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।